नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से तीन चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जिन तीन खबरों को अगर आप अलग अलग देखेंगे तो ये आपको सामान्य दिख सकती है, लेकिन अगर आप तीनों खबर को साथ में देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये भारत को चिंता में डालने वाला विषय हो सकता है। पहला न्यूज ये है कि आपने अल जजीरा का नाम सुना होगा। अल जजीरा एक इंटरनेशनल न्यूज मीडिया है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन रिपोर्ट्स और जो आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कवर करने के लिए बैन कर दिया गया है। और साथ में जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी हैं उन सबको पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इन तीनों लोकेशन के अलावा कहीं भी रिपोर्ट करने से मनाही है, बैन है। दूसरा खबर यह है कि जो RNAW का जो अनऑफिशियल जो धुरंधर प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम टेररिस्ट को चुन चुन करके पाकिस्तान के घर में घुस करके मार रहे हैं, तो इससे जो लश्कर-ए-तैयबा का जो कमांडर है वो बौखला गया है और एक लीक्ड वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो डरते डरते अपनी आवाम को ये बात कह रहा है कि भारत हमको मार रहा है और हम मार खा रहे हैं, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। जो अब उसके बाद उनको ये नहीं पता, वो भी कह रहे हैं कि हम भी घर में घुस के मारेंगे, जिसकी शुरुआत हमारे प्रीस्ट किंग ने किया था। जो तीसरा खबर है जो कि ऑफ कोर्स चौंकाने वाला, वो ये है कि पाकिस्तान ने जो चाइना का 250 हावित्जर तोप है उसको उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर में तैनात कर दिया है। अब इन तीनों को हम एक एक करके यहां पर देखेंगे। तो आपने एक कहावत जरूर सुना होगा। वो कहावत यह है कि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। उसी तरीके से जब पाकिस्तान की मौत आती है तो वो भारत की तरफ भागता है, जो कि पाकिस्तान अभी भाग भी रहा है। और एक जो मतलब 1 महीने पहले रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, इतना ये सब तो व्यूज़ के चक्कर में हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में जो US इंटेल की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता है, इतना बड़ा कि वो वॉर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल सकता है। अब ये US इंटेल की रिपोर्ट है, भारत का या पाकिस्तान या चाइना का रिपोर्ट नहीं है, ये US इंटेल का रिपोर्ट है। और ऐसा कहा जाता है कि 2026-27 में इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिससे भारत पाकिस्तान एक बड़े वॉर में उलझ सकता है। और वो ऑफ कोर्स भारत की ओर तो इशारा नहीं कर रहे होंगे, वो पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे होंगे कि हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी चल रही है उससे अपने जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत के साथ एक छोटे से एस्केलेशन में या फिर जो एस्केलेशन बड़ा भी हो सकता है उसमें उलझ सकता है, क्योंकि वहां पे उसके पिताजी डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए USA में संधि कराने के लिए। तो ये रिपोर्ट आ रही थी। अब इस रिपोर्ट की वजह से ये सारी चीजें जो हम रिसेंट के डेवलपमेंट देख रहे हैं वो सच होती नजर आ रही है। इसके बाद अब हम अपने खबर की एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो सबसे पहला लीक रिपोर्ट है, ये मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये वीडियो मैं आपको सुनाऊं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने सर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है, पिछले 3-4 सालों के अंदर 20 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। हम हनुमान, घनश्याम, हरि राम, हम गाय की बछड़ों की पूजा करने वाले नहीं हैं। ये जालिम हिंदू ये चाहता है जमीन के ऊपर गाय की पूजा हो, यहूदी ये चाहता है बछड़े की पूजा हो। वो तौहीद का आलम बता। तो गाइस, ये था जिसमें वो कह रहे थे कि रॉ के द्वारा जो हमने उनको शहीद किया गया है। तो खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शहीद नहीं हुए हैं, उनको कुत्ते की तरह मारा गया है। और दूसरा बात यह है कि वो हमारे मतलब इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, और आप देख रहे होंगे कि कई लोग ताली भी बजा रहे हैं, राइट। हमारे देश में जिस BJP के बारे में कहा जाता है कि भाई वो मुसलमानों के अगेंस्ट एंटी है, उनकी प्रवक्ता आपको याद होगा बहुत मतलब कुछ साल पहले जिन्होंने
मतलब इस्लाम से रिलेटेड कोई एक फैक्ट था जिसको उन्होंने कोट किया था, जिसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगने लगे थे और उनको जो है वो हटा दिया गया था स्पोक्स पर्सन के तौर पे। तो इसी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में आपको बोलने की आज़ादी किस तरीके की है और पाकिस्तान में आपको बोलने की आज़ादी किस तरीके से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो मतलब पब्लिकली सबके सामने में, पार्क में, मीडिया के सामने में रिपोर्टिंग हो रही है, वहां पर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखिए किसने माना लश्कर तैयबा। और जो व्यक्ति आप सुन रहे थे, जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति ये है, इसका नाम है रिजवान हनीफ। और ये कह रहा है कि 3-4 सालों में जो है रॉ ने हमें खूब कूटा है। और भारतीय ऑफ कोर्स, तो ये जो रिजवान हनीफ हैं वो कह रहे हैं कि भारत के रॉ की तरफ से इस तरह की अंजाम दिया जा रहा है। खैर, हमारे पास इस रिजवान के लिए, इस रिजवान जैसा सॉल्यूशन हमारे पास है। हमजा जरूर आ गया है भारत में, पर रिजवान अभी भी उस रिजवान को मतलब निशाना लगाने के लिए, मतलब कंप्लीट अपना मिशन करने के लिए वो वहाँ पर ऑलरेडी है और अपना काम करेगा ही। अभी रिसेंटली उजैर बलूच को भी किसी ने मार दिया, आई डोंट नो कौन, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। ऑफ कोर्स भारत इस चीज़ को नहीं मानेगा ऑफिशियली, पर हम जानते हैं कि कौन ही कर रहा होगा ये चीज़। पेशावर, कराची, रावलपिंडी, कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पेशावर हो, वहाँ भी इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह का काम किया जा रहा है। कराची हो, रावलपिंडी हो, मुजफ्फराबाद हो, रावलकोट हो। हनीफ के अनुसार LAT के ऑपरेटिव्स कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो वो भारत में कैसे ही सुरक्षित रहेंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वहां भी इन लोगों को चुन चुन के मारने की कोशिश की जा रही है और मारा भी जा रहा है। इसके बाद लश्कर तैयबा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता ही है लश्कर तैयबा कौन है। 26/11 हमलों में शामिल था। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स लश्कर तैयबा या किसी भी ऐसी आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट या ISI के द्वारा ही इसको क्रिएट किया था, क्योंकि वो डायरेक्टली, उनके अंदर कुवत तो है नहीं वो कि वो इंडिया के आर्मी से डायरेक्टली सामना कर पाए, तो वो इस तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू इस तरह किससे अंजाम देते हैं। हाफिज सईद है जो कि इसने इस चीज को क्रिएट किया था। नाउ भारत का जवाब क्या है? ऑफ कोर्स हम जो हैं वो इस तरह की चीजों को नकारेंगे ऑफिशियली। दूसरा रिपोर्ट क्या है? दूसरा रिपोर्ट है अल जजीरा का बैन होना। आपने अक्सर देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर प्रेस फ्रीडम नहीं है, और वो हमेशा ऐसे मतलब पाकिस्तान जैसे देशों में, एंड अल जजीरा भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी न्यूज़ एजेंसी है। कुछ साल पहले भारत के अगेंस्ट वेनम उगलता था, पर भारत की सरकार को लगा कि जब पैसे से सब कुछ किया जा सकता है तो फिर उनके अगेंस्ट डायरेक्टली बोलने से क्या ही फायदा। तो ऑफ कोर्स अब अल जजीरा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पर इनको बैन क्यों किया गया, इंपॉर्टेंट ये है। तो अल जजीरा ने क्या किया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर में मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया चुप है, ध्यान नहीं दे रही है, इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाशों का ढेर है। और ये लोग जो हैं वो सरकार से जो एक तरीके से बुनियादी मांग रहे हैं, भारत से भी मदद की अपेक्षा रख रहे हैं, इन लोगों को पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा कंटिन्यूअसली सप्रेस किया जा रहा है, गोलियों से मारा जा रहा है, सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, जिसके ऊपर में जो इंटरनेशनल मीडिया वो चुप है। कोई एक मीडिया अल जजीरा नाम का इस रिपोर्टिंग को करता है, दुनिया को बताने की कोशिश करता है, इसके ऊपर में बैन लगा दिया जाता है, येलो जर्नलिज्म बता दिया जाता है। येलो जर्नलिज्म का मतलब यह है कि एक सेलेक्टिव रिपोर्टिंग करना है, तो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग कैसे नहीं होगा, तो इस वजह से इसके ऊपर में बैन लगा दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अब देखो अल जजीरा में जो इंटरनेट शटडाउन है, इसका मामला उठा है, रोड ब्लॉकेट, कर्फ्यू को लेकर के, और कम वोटर टर्नआउट है, मतलब जो भी धांधली हो रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के अल जजीरा के एक संवाददाता कमाल हैदर हैं, इन्होंने इस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग किया। इस चीज़ को लेके जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बैन कर देता है। साथ में सभी इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया को 3 शहर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन तीनों शहर के अलावा किसी भी शहर में किसी भी जगह पर रिपोर्टिंग करने से बैन कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है।
और ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पीओके में कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग अपने लिए मांग कर रहे हैं, भारत से उम्मीद कर रहे हैं और भारत भी प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत भी एक सही मौके की तलाश में है। जो तीसरा खबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि पाकिस्तान ने 250 चीनी जो SH-15 जिसको काइजर किलर बोला जाता है, इस 250 तोपों को भारत के बॉर्डर्स के पास लगा दिया गया। अब इससे क्या मायने समझने में आ रहा है? अब देखो SH-15 के बारे में हम बात करेंगे, बट ये जो न्यूज है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? बताने की ये कोशिश कर रहा है कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर में, रिसेंटली नहीं कई सालों से पाकिस्तान एक अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर में जो आम लोग हैं अब वो सड़क पर आ रहे हैं, आर्मी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार का जो काम होता है जनता के भलाई का काम वो सरकार कर नहीं रही है। सरकार अपना फायदा मतलब एक तरीके से फायदा लेने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वहां की आम जनता सड़कों पर है और कई सारे एरियाज में जो आर्मी है वो इसको बहुत वायलेंट तरीके से कर्ब किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 3 शहर के अलावा और कहीं आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, मतलब उनके गलत काम और जगहों पर हो रहा है जिसको पाकिस्तान नहीं चाहती है कि वो इंटरनेशनलाइज हो। इसीलिए अब ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की जो मुनीर है और जो सरकार है वो अपने देश के जनता का ध्यान भटका सकती है, क्योंकि जब भी अनस्टेबिलिटी आती है वहां की देश की सरकार इसको एक ही तरह से टैकल करने की कोशिश कर सकती है, चाहे तो अफगानिस्तान में वॉर करे वो या फिर वो भारत के साथ वो वॉर करने पे उतर जाए। और इसी चीज को लेकर के उन्होंने चीनी तोपों का सहारा लिया है 250। बट अगेन इससे और क्या सामने में मिलता है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था जिसमें हमने पाकिस्तान को पटक पटक के पीटा था, उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि पहले ग्राउंड लेवल पर हम अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं ताकि जो भारत है वो अपना मतलब सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह ना कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जैसे भारत के पास बहुत सारे देश अपना डिफेंस इक्विपमेंट हाथों में लेके तैयार होते हैं कि भारत सरकार को बोलते हैं आप हमारा डिफेंस इक्विपमेंट ले लीजिए, आप हमारा ले लीजिए, लेकिन भारत सरकार मतलब एक तरीके से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। हम दूसरे देशों से इक्विपमेंट्स भी खरीद रहे हैं, खुद अपने देशों में बना भी रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी भी देश के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। पर पाकिस्तान को और कोई देश नहीं, सिर्फ एक अमेरिका जो कि कुछ F-16 वगैरह देता है और कंप्लीटली जो 70% वेपन है पाकिस्तान का वो कहीं ना कहीं चाइना से ही आता है। और चाइना के हथियार के बारे में तो जग जाहिर है। अभी रिसेंटली एक आपको मैं बता दूं कि अभी एक रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, आपने भी सुना होगा कि नैरेटिव वॉर जिसको मैं कहना पसंद करूंगा, इस नैरेटिव वॉर में ये बोला गया था कि जो रफाल है ना, रफाल को लेके एक फ्रांस का जो मतलब पायलट है वो कहीं न्यूज़ में जा करके ये कह रहा था कि रफाल जो भारत का रफाल है वो शॉट डाउन हुआ है, चाइना के J-15 के द्वारा उसको शॉट किया गया, इस तरह की बातें कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा ये वायरल हुआ था। बाद में फ्रांस की सरकार इसके ऊपर में खुद आरोप लगाती है कि हो सकता है कि इसने चाइना से पैसा लेकर के इस तरह की बातें की होगी। भारत सरकार नहीं कह रहा है, खुद फ्रांस की सरकार इसके ऊपर में चाइना के स्पाई होने के आरोप लगाती है। तो ये नैरेटिव वॉर है। इस नैरेटिव वॉर में हम जानते हैं कि भाई भारत थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि हम हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कई सारी चीज़ों को करने में, क्योंकि हमें अपने देश के अंदर ही बहुत सारे फ्रंट के ऊपर में वॉर करना होता है। बिपिन रावत जी की बात आपको पता होगी कि हम जो हैं वो 2 फ्रंट पे वॉर लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, हम 2.5 फ्रंट के ऊपर में वॉर लड़ रहे हैं। जो 2 फ्रंट है, एक चाइना और पाकिस्तान है, और जो आधा फ्रंट है वो भारत के अंदर ही है, जिससे हमें लड़ना होगा फ्यूचर में भी और आज भी। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान SH-15 को हमारे बॉर्डर्स के ऊपर में तैनात कर रहा है तो भाई क्यों ही तैनात कर रहा होगा, और इससे मतलब भारत इससे कैसे लड़ेगा। तो सबसे पहले SH-15 के बारे में देख लो। 155 mm का है, सामान्य रेंज 23 किलोमीटर है, अधिकतम रेंज 53 किलोमीटर, मतलब 53 किलोमीटर तक ये जो है मारक क्षमता रखता है। फायर रेट 1 मिनट में 4 से 6 राउंड फायर कर सकता है। 25 मतलब टन का है, जिसकी वजह से ये बहुत कम वेट का है। और आप देख सकते हैं कि ये ट्रक में इसको लोड करके लेके जाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्पीड जो है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये यहाँ पे फायर करके ये किसी दूसरे जगह पर भी जा सकता है, जिसकी वजह से इसको टारगेट करना आसान नहीं होगा।
रफ्तार 90 किलोमीटर तक है और इसके अंदर 6 सदस्य आ सकते हैं। इस चीज को काउंटर करने के लिए भारत के पास अपना मेड इन इंडिया K9 वज्र है, जिसको थंडरबोल्ट बोला जाता है। इसका जो है वो भी अगेन 155 mm कैलिबर है और 50 किलोमीटर तक जाता है। फायर रेंज 6 से 8 किलोमीटर। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे समझते हैं। अब SH-15 को जो हम देखते हैं तो SH-15 एक चीज में जो भारत के K9 वज्र है इससे आगे है। किस चीज में? तो भाई ये बहुत स्पीड में मूव कर सकता है और भारत का जो K9 वज्र है वो एक तरीके से ऐसा दिखता है, टैंक की तरह दिखता है। तो जिसकी वजह से ये मूव बहुत कम स्पीड में कर पाता है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगेन जो भारत का K9 वज्र है वो बहुत ड्यूरेबल है, इसको डिस्ट्रॉय कर पाना नामुमकिन है। मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन बहुत ही मेहनत लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा, मल्टीपल शॉट्स फायर करने होंगे। लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स टैंक के फॉर्म में है तो हमारा जो क्रू है जो उसके अंदर रह रहा है वो बहुत सुरक्षित रह सकता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का SH-15 है वो बहुत फ्रेजाइल है, स्पीड है लेकिन वो फ्रेजाइल है। ट्रक के ऊपर में हम मतलब ड्रोन से भी अटैक करके उसको मार सकते हैं, लेकिन K9 वज्र को किसी भी ड्रोन से अटैक नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ भारत के पास जो ये K9 वज्र है इसमें फायदा ये है कि हम मल्टीपल राउंड्स ऑफ फायर कर सकते हैं। मतलब यहां पर जो SH-15 है वो एक बार में एक ही बार फायर कर सकता है, यहां पर एक बार में हम कई बार यहां पर फायर कर सकते हैं। और ये ट्रक के फॉर्मेट में। अब ट्रक में है मतलब क्या? मतलब ट्रक को चाहिए रोड, जहां पर रोड नहीं रहेगा, जहां पर रेगिस्तान है, जहां पर पहाड़ी एरिया है, वहां पर ट्रक को हम अच्छे से नहीं लेके जा सकते। मतलब जहां रोड नहीं है, दलदल है, कीचड़ है, जंगल है, वहां पर आप ट्रक को नहीं लेके जा सकते। लेकिन हमारा द ब्लडी बीस्ट K9 वज्र कहीं भी जा सकता है, उसको रोड की जरूरत नहीं है, वो रोड ले करके चलता है, इसीलिए उसको ट्रैक्ड बोलते हैं। इसको ना पहाड़ तोड़ सकती है, ना रेगिस्तान तोड़ सकता है, ना जंगल इसको तोड़ सकता है। और ये इतना मजबूत है कि इसको इतना आसानी से डैमेज नहीं किया जा सकता है। अभी रिसेंटली भारत में 100+ ऑलरेडी K9 वज्र अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में 250 है तो भारत के पास 100+ हैं। और अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले इस तरह की न्यूज आई थी जिसमें भारत सरकार के द्वारा 300 से ज्यादा K9 वज्र का ऑर्डर दिया गया। टोटल 23,000 करोड़ का यहां पर कि 300 से ज्यादा वज्र को डिप्लॉय करने की बात की गई है। तो इसी चीज से के डर से पाकिस्तान ने 250 जो मतलब SH-15 है उसको यहां पर डिप्लॉय किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इंपैक्ट है कि भाई K9 वज्र की सबसे खतरनाक खासियत जो आप देख सकते हैं वो ये है कि एक तोप से अलग अलग कोनों पर गोले दागे जा सकते हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो हो सकता है और सभी गोले एक साथ दुश्मन पर गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मारे फिर वेट किए दूसरा बार रिलोड हुआ तब मार, नहीं, एक साथ हम कंटिन्यूअसली यहां पर मार सकते हैं। दुश्मन को बचने का कोई भी मौका नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वही SH-15 में MRSI मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इंपैक्ट जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से K9 वज्र ज्यादा बेटर हो सकता है। SH-15 की क्या ताकत है कि शूट एंड स्कूट वाला ये यहां पर ऑप्शन है कि स्पीड में भाग सकता है। बट अगेन इसके लिए तो हमारा जो ड्रोन है वो तो काफी है। इसके साथ साथ भारत के पास 3 और तरह की चीजें हैं, धनुष, ATAGS और पिनाका। इसका तोड़ पाकिस्तान के पास इनमें से किसी का भी कोई जवाब नहीं है। फतेह वतेह पता नहीं क्या क्या मिसाइल वगैरह, बट दैट इज नॉट कंपैटिबल टू दीज वेपन्स दैट वी हैव। धनुष के बारे में अगर समझें तो ये एक तरीके से आपने बोफोर सुना होगा, तोप, ठीक है। तो ये इसमें हमने क्या किया, इसको हमने मॉडर्नाइज कर दिया, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट को हमने डाल दिया। मतलब सोचो कि अगर मान लो कि आपके पास आपके पापा ने मारुति 800 आपको दे दिया, तो आप नए कार को खरीदे, उससे अच्छा आपने मारुति 800 में बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया, तो वो ये धनुष है, बोफोर्स को हमने बेटर बना दिया। ATAGS एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, दिस इज द एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम दैट वी हैव। ये एक बहुत एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसको मतलब टेक्नोलॉजी के मदद से हमने इसको बहुत ज्यादा एडवांस बनाया। अब इसमें क्या है, जैसे इस दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक तरीके से समझ लीजिए, धनुष अगर एक ग्रेनेड मारता है ना, तो ये जो है दर्जन भर ग्रेनेड एक साथ मार सकता है, दर्जन भर ग्रेनेड। और इसका जो इंपैक्ट होगा, आप अगर फुटबॉल के फील्ड को आप इमेजिन करें तो उतना बड़ा इंपैक्ट वो मतलब 5 से 7 सेकंड में आराम से
ये इम्पैक्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा घातक ये है। उसके बाद पिनाका के बारे में तो छोड़ ही दो, पिनाका तो मिसाइल है भाई, इसका तो तोड़ है ही नहीं पाकिस्तान के पास। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये कि 70% जो डिपेंडेंसी है वो मतलब पाकिस्तान का वो चाइना के ऊपर में है। और ये एक तरीके से चाइना भी चाहता है, चाइना चाहता है भारत को काउंटर करना। तो चाइना अगर भारत को काउंटर करना चाहता है तो वो पाकिस्तान के हेल्प से कर सकता है। जैसे पाकिस्तान भारत को काउंटर करना चाहता था अफगानिस्तान में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब एक तरीके से हेल्प करके, सपोर्ट करके, लेकिन अब वो भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भारत को चैलेंज में रखा जा सके और भारत को 2.5 फ्रंट वॉर में उलझाया जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का जब भी युद्ध हुआ है, कभी भी चाइना बीच में नहीं कूदा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कूदूंगा तो भारत इस चीज को किस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पाकिस्तान चाइना के दम पे इतना उछल रहा है, उसको यह नहीं पता है कि चाइना कितना शातिर दिमाग का व्यक्ति है। कभी भी चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आएगा, और अब चाइना के साथ बेटर रिलेशंस बन भी रहे हैं, और हम इसीलिए भी पाकिस्तान के साथ अभी फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। भारत का प्लान यह है कि जब चाइना ताइवान में मतलब इन्वॉल्व होगा, एस्केलेट होगी सिचुएशन, तब पाकिस्तान अकेला होगा और तब पाकिस्तान को हम बढ़िया से लपेटेंगे। बस उसी का इंतजार भारत कर रहा है, और इसी चीज़ को पाकिस्तान भी जानता है। इसी वजह से वो चाह रहा है कि जितनी जल्दी हो भारत के साथ चीज़ें एस्केलेट हो जाएं, उतनी बेहतर है। उसके बाद जो असीम मुनीर, जो मैंने आपको बताया, चीन का मकसद भारत के दो मोर्चों पर इन्वॉल्व करना। पाकिस्तानी सेना में 250 उन्होंने तैनात कर दिया। तो एक तरीके से पाकिस्तान कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया अपने जनता को कि भाई हम भारत के साथ युद्ध में जा सकते हैं, इसके लिए तैयार करो। लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे जो भारत है वो इस चीज़ को लेकर के तैयार है। अब तीनों अगर हम रिपोर्ट को एक साथ देखने की कोशिश करें तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट था उसमें आतंकी अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान झुंझलाया हुआ है कि हम बॉर्डर्स पर कुछ नहीं कर पाते थे, बॉर्डर के अंदर में कुछ कर पा रहे थे आतंकी के द्वारा, जिसको अभी मतलब भारत की खुफिया एजेंसी के द्वारा नष्टो नाबूद कर दिया गया है। उसके बाद अल जजीरा जैसे रिपोर्ट्स को अगर वो बैन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी हो रही है ये पूरी दुनिया को देखने को मिले। समझ में आया? तो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर में हो रहा है। अगर नहीं होता तो फिर वो छुपाने की कोशिश नहीं करते। मतलब कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में अभी से 3-4 साल पहले से चल रही थी, वो सिचुएशन अभी इंटेंस हो चुकी है और आने वाले टाइम में और ज्यादा इंटेंस होगी, जिस चीज को लेकर के वो अभी ही तैयार हो रहे हैं। और तीसरा कि वो भारत को डराने की कोशिश कर रहा है कि आप हमसे युद्ध में अभी इन्वॉल्व नहीं होइएगा, क्योंकि हम अपने अंदर में कमजोर हैं। तो आप अभी अगर अटैक करेंगे तो फिर हम मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान 250 मतलब तोप लगा रहा है। पर इस 250 का जवाब भारत के पास बहुत तरीकों से भारत दे सकता है, और हमें उनके साथ बॉर्डर्स में ग्राउंड लेवल पर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने मिसाइल्स हैं, हम इतने मिसाइल वहां पर दाग सकते हैं कि वहां पर एक भी एरिया बिना बॉम्ब के मतलब नहीं रह सकता है। उन्होंने इजराइल के अक्टूबर 7 के बाद जो इजराइल ने हमास के साथ किया था, ये शायद उन्होंने नोटिस नहीं किया होगा। अब इससे दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत पाकिस्तान की जनता को है कि वहाँ के जो थोड़े बहुत बुद्धिजीवी लोग बचे हुए हैं, जो लोग एक्चुअली जो भी पैसे वाले लोग हैं वो भाग चुके हैं, उनको पता है पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। बट जो अभी भी मूर्ख लोग हैं, जो अभी भी पाकिस्तान के आर्मी का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से देशभक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग बेचारे बिना मतलब के मारे जाएंगे। और पाकिस्तान को इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान को बस ये है कि हमारे पास एक टेरिटरी हो, जिस टेरिटरी को हमें कंट्रोल करने के लिए भाई हम करेंगे जिस तरीके से भी कंट्रोल करना हो। बट उनको पता नहीं है कि जब भी विनाश काले विपरीत बुद्धि आती है तो इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया ही जाता है, जो पाकिस्तान अभी करने की कोशिश कर रहा है।
आपसे क्या उम्मीद है? तो आपसे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में रखने के लिए नहीं आएंगे तो बॉर्डर पार जो लोग हैं वो अपनी बात कमेंट सेक्शन में रखेंगे और हमारा जो नैरेटिव है उसको वीक करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपको इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते हैं, इस चैनल पर हो चाहे किसी भी चैनल पर हो, एक्स पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको भारत की बात मतलब आगे बढ़ाने का मौका मिलता है तो उस बात को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि नैरेटिव वॉर में हमने देखा है कि भारत पाकिस्तान से थोड़ा पीछे हो गया। हम भले ही डैमेज क्यों ना पहुंचा दे, हम भले ही उनके साथ जितना भी वॉर हमने क्यों ना लड़ा हो, वो सब क्यों ना जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी जनता को, इंटरनेशनल मीडिया को ये बताने में मतलब एक तरीके से पॉसिबल कर पाता है कि भाई पाकिस्तान जो था वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। तो इसका तोड़ हमारे पास, भारत के पास क्या है? तो इसका तोड़ भारत के पास उसकी जनसंख्या है। पाकिस्तान के पास 25 से 30 करोड़ की पॉपुलेशन है। जब वो अपनी नैरेटिव इस लेवल का फैला सकते हैं पूरी दुनिया में, तो भारत के पास तो 150 करोड़ की आबादी है। तो भारत अपनी बात अगर रखना शुरू कर दे तो हो सकता है कि ये बात भारत की बात लोगों को जबरदस्ती भी सुनना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं और मैं ऐसे ही कंटिन्यूअसली कई सारे वीडियोस जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड मैं आप तक लाता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफाई कर लीजिए और जो भी वीडियोस आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है उस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से आपको घाटा कुछ नहीं होगा, बस फायदा इस तरह के वीडियोस की रीच बढ़ जाएगी, लोगों तक बात जाएगी और शायद भला भारत और भारत की आर्मी को हो जाएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हमेशा की तरह जय हिंद।